नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री में अध्याय 5 को, जो कि है आपका ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ करंट, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ये इस चैप्टर का इंग्लिश में नाम है। और दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिश शक्ति भारत में स्थापित हुई थी उसका किस प्रकार से धीरे धीरे विस्तार किया उन्होंने, और उनकी नीतियों ने कैसे उसको एकीकरण में बांधे रखा। सबसे पहला जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें हमने यूरोपियों का आगमन पढ़ा था कि किस प्रकार से वो भारत में आए, उन्होंने किस प्रकार से मार्ग को खोजा। उसके बाद द्वितीय चैप्टर में हमने पढ़ा कि वो कौन कौन सी स्थिति थी जो भारत ने उत्पन्न हुई, जिसके कारण इन लोगों को अपना साम्राज्य विस्तार करने का एक मनोकामना बढ़ती चली गई। दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। और शुरुआत करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि कृपया हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें यूरोपियों को जब भारत में आए तो उन्हें अपने ही जो दूसरे लोग आए थे यूरोपीय, उनसे संघर्ष करना पड़ा। अंग्रेज़ भी इनमें से सफल रहे, क्योंकि वो बाकी जितने भी यूरोपीय थे उनको हरा चुके थे। अब इनको जो है अब भारत में अपनी सत्ता को धीरे धीरे स्थापित करना था, तो उसी को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रिटिश विजय संयोगवश या उद्देश्यपूर्ण। ये सबसे पहला प्रश्न बनता है कि क्या ये पहले से ही सोच कर आए थे कि इनको यहाँ पर स्थापित करना है अपने साम्राज्य को, या फिर ये बस आए थे और उनको ऐसे खुला मिल गया पूरा भारत और ये अपने आप यहाँ पर कब्जा कर लिए थे। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा आपकी क्या राय है, हम लोग यहाँ से इसका प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। ऐतिहासिक शक्तियों एवं कारकों की समीक्षा करने जिन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में उनकी सफलता का नेतृत्व किया, उसके लिए यह आवश्यक है कि तत्कालीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक दशाओं और ब्रिटेन की वैश्विक साम्राज्यवादी व्यवस्था में भारत के एकीकरण की प्रक्रिया को समझा जाए और इसका विश्लेषण किया जाए। दोस्तों, इतिहासकार इस मूलभूत प्रश्न पर बहस करते हैं कि क्या ब्रिटिश की भारत विजय संयोगवश थी या इरादतन थी। जॉन सीले के नेतृत्व वाला समूह ब्रिटिश की भारत विजय को गैर इरादतन और संयोगवश मानता है। यह कहता है कि ब्रिटिश भारत में केवल व्यापार करने के लिए आए थे और क्षेत्र पर कब्जा करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। वे न चाहते हुए भी भारतीयों द्वारा स्वयं उत्पन्न किए राजनीतिक संकट में फंस गए थे और भारतीय भू क्षेत्रों को कब्जा करने के लिए उन्हें बाध्य किया गया। दोस्तों, दूसरी ओर इतिहासकारों का एक समूह इस बात से सहमत नहीं है और मानता है कि अंग्रेज भारत में एक व्यापक एवं शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हेतु आए थे। उन्होंने इसके लिए एक सुनियोजित रणनीति एवं योजना बनाई और धीरे धीरे साल दर साल इस पर काम भी किया। आप देख सकते हैं दोस्तों, आपने पढ़ा भी होगा एनसीईआरटी या किसी अन्य किताबों से भी, जो मैंने अभी पढ़ाया था महेश बर्नवाल से, कि किस प्रकार से ये धीरे धीरे कब्जा करते हुए जाते हैं। तो इसलिए ये संयोगवश तो नहीं हो सकता, ये पूरी रणनीति के साथ ही भारत में आए थे और इनको पूरा औपनिवेशिक यहाँ पे बसाना था। आगे देखिए, शायद शुरुआती दौर में अंग्रेज़ों ने गैर इरादतन रूप से क्षेत्रों का हासिल किया, लेकिन बाद में भारत भेजे जाने वाले अंग्रेज राजनीतिज्ञों एवं प्रशासकों में क्षेत्रों पर कब्जा करने और एक साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा थी। ज्यूडिथ ब्राउन जो इतिहासकार के अनुसार अंग्रेज़ों के अपने राजनीतिक प्रभाव को विस्तृत करने के निर्णय के लिए कई कारक जिम्मेदार थे। वो कारक कौन कौन से थे? तो देखिए, पहला है अविलंब लाभ, बहुत सारे लाभ की इच्छा, प्रशासकों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, उनकी कुछ पर्सनल इच्छाएं हो सकती हैं। आगे लालच और यूरोप में राजनीतिक घटनाक्रमों के प्रभाव, कुछ ऐसे कारक थे जिन्होंने भारत में अंग्रेज़ों को उनका राजनीतिक क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रवृत्त किया। इस प्रकार यह कहा जा सकता था कि 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोपीय देशों ने अपने व्यापारिक एवं राजनीतिक हितों को सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक क्षेत्रीय विस्तार के चरण का आरंभ किया था और उपनिवेशों की स्थापना शुरू कर दी। अंग्रेज़ों की भारत विजय को इस वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रम के एक हिस्से के तौर पर देखा जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ से हमने जाना कि यह जो पूर्णतः जो इनकी भारत में आगमन हुआ था, ये एक सुनियोजित ढंग से हुआ था और ये एक सोची समझी चाल थी, ना कि ये एक संयोगवश हुआ था। अब देखिए कि ब्रिटिश काल की शुरुआत कब से मानी जाए, इस पर भी बहस होती है। कब से इनकी शुरुआत हुई? 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत वास्तव में चौराहे पर खड़ा था। इस समय विभिन्न ऐतिहासिक शक्तियाँ गतिशील थीं, जिसके परिणाम स्वरूप देश एक नई दिशा की ओर उन्मुख हुआ।
कुछ इतिहासकार इसे 1740 का वर्ष मानते हैं, जब भारत में सर्वोच्चता के लिए आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष की शुरुआत हुई। कुछ इसे 1757 का वर्ष मानते हैं, जब अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब को प्लासी में परास्त किया था, जबकि अन्य इसे 1761 का वर्ष मानते हैं, जब पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को परास्त किया। हालांकि ये सभी काल क्रमागत सीमांकन कुछ हद तक मनमाने या स्वच्छंद हो सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक रूपांतरण जो लगभग इस समय शुरू हुआ उसको पूरा होने में लगभग 80 वर्ष का समय लगा। यह भारतीय इतिहास में ऐसा समय था जब विभिन्न घटनाक्रम घटित हो रहे थे। यह उस समय स्वाभाविक नहीं था, जैसे आज प्रतीत होता है कि मुगल साम्राज्य अपने अंतिम दौर में था, मराठा राज्य स्थितियों से उभर नहीं पाया और कि ब्रिटिश सर्वोच्चता को टाला नहीं जा सका। फिर भी परिस्थितियां जिनके अंतर्गत ब्रिटिश को सफलता प्राप्त हुई स्पष्ट नहीं थी और उनके द्वारा सामना किए गए कुछ गतिरोध गंभीर प्रकृति के नहीं थे। यह विरोधाभास है कि जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की सफलता के कारणों को विचारणीय महत्व का विषय बना देता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जानेंगे कि आखिर ब्रिटिश सफल किस लिए हुए अन्य यूरोपियों की तुलना में। तो देखिए, सबसे पहला इसमें दिया गया है कि ब्रिटिश सफलता के कारणों की व्याख्या करते हुए BL ग्रोवर जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि लगभग एक शताब्दी तक जब देश के विभिन्न हिस्सों में ब्रिटिश विजय प्रगति पर थी, उन्होंने कई कूटनीतिक और सैन्य प्रतिकूलताओं को झेला, जिसमें से वे अंत में विजयी होकर निकले। तो इस सफलता के कारण निम्नलिखित हैं। देखिए कौन कौन से कारक हैं। तो इसमें कुल 6 कारक आपको दिए गए हैं, तो उनको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे एक एक करके, ऐसे विस्तार पूर्वक सबको दिया गया है। देखिए सबसे पहला है कि इनके पास सबसे उत्कृष्ट हथियार थे। तो देखिए अंग्रेज अस्त्रों, सैन्य युक्तियों एवं रणनीति में सर्वोत्कृष्ट थे। 18वीं शताब्दी में भारतीय शक्तियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले आग्नेय शस्त्र बेहद धीमे एवं भारी थे और जिन्हें अंग्रेजों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले यूरोपीय बंदूकों एवं तोपों ने गति एवं दूरी दोनों ही लिहाज से बाहर कर दिया था। यूरोपीय पैदल सेना भारतीय अश्वरोही सेना की तुलना में 3 गुना अधिक तेज़ी से प्रहार कर सकती थी। यह सच है कि कई भारतीय शासकों, जिसमें निजाम, हैदराबाद का जो निजाम की बात हो रही है, जिसमें निजाम भी शामिल है, उसने यूरोपीय हथियारों का आयात भी किया और यूरोपीय हथियारों को चलाने के लिए अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए यूरोपीय अधिकारियों की सेवाएं भी प्राप्त की। लेकिन दुर्भाग्यवश भारतीय सैन्य अधिकारी एवं प्रशासक नौसिखिए के स्तर से कभी ऊपर नहीं उठ पाए और अंग्रेज अधिकारियों तथा उनके प्रशिक्षित सैनिकों को जरा भी बराबरी नहीं कर सके। देखिए दोस्तों, पहला तो उत्कृष्ट हथियार हो गया। दूसरा था कि सैन्य अनुशासन। तो अंग्रेज़ों के सैन्य अनुशासन को उनकी सफलता का मुख्य कारण माना जाता है। वेतन के नियमित भुगतान की व्यवस्था और अनुशासन की कड़ी व्यवस्था ऐसे साधन थे जिनके माध्यम से कंपनी ने अधिकारियों एवं सैनिकों की सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित किया। अधिकतर भारतीय शासकों के पास सेना के वेतन के नियमित भुगतान के लिए पर्याप्त धन नहीं था। मराठाओं ने राजस्व एकत्रित करने के लिए अपने सैन्य अभियानों को रोक दिया ताकि सैनिकों को वेतन का भुगतान किया जा सके। भारतीय शासक निजी परिवारजनों या किराए के सैनिकों की भीड़ पर निर्भर थे जो अनुशासन के प्रति जवाबदेह नहीं थे। दोस्तों, जो विद्रोही हो सकते थे, मतलब इसी के आगे है कि अनुशासन के प्रति जवाबदेह नहीं थे और जो विद्रोही हो सकते थे या जब स्थिति ठीक ना हो तो विरोधी खेमे में जा भी सकते थे। और यही कारण था कि काफ़ी सारे सैनिक कई बार अंग्रेज़ों के खेमे में चले जाते थे और परिणाम जो हुआ वो आप सबके सामने है। अब देखिए कि असैनिक अनुशासन। कंपनी के अधिकारियों एवं सैनिकों का असैनिक अनुशासन एक अन्य कारक था। उन्हें उनकी विश्वसनीयता एवं कौशल न कि वंशानुगत या जाति या कुल के आधार पर कार्य सौंपे जाते थे। वे स्वयं कड़े अनुशासन के अधीन थे और उद्देश्य के प्रति जागरूक थे। मतलब ना तो उनका पद वहाँ पे वंशानुगत या जाति के आधार पे था, बल्कि वो कितना अच्छे से काम कर सकते हैं इस आधार पर उनको बनाए रखा जाता था। इसके विपरीत भारतीय प्रशासक और सैन्य अधिकारी अक्सर गुणों एवं योग्यता की उपेक्षा करते हुए जाति एवं व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर नियुक्त किए जाते थे और इसके परिणाम स्वरूप उनकी क्षमता संदेहजनक थी और वे प्रायः अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के चलते विद्रोही एवं विश्वासघाती भी हो जाते थे। देखिए, एक अन्य कारक भी है जिसमें एक है मेधावी नेतृत्व। नेतृत्व करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि लीडर जब अच्छा होगा तभी पूरी भीड़ सही तरफ जाएगी। प्रतिभाशाली नेतृत्व ने अंग्रेज़ों को एक अन्य लाभ प्रदान किया। क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स,
एल्फिंस्टन, मुनरो, मार्क्यूज, डलहौजी इत्यादि ने नेतृत्व के दुर्लभ गुण का प्रदर्शन किया। अंग्रेजों का सर आयरकुट, लॉर्ड लेक और आर्थर वेलजली जैसे द्वितीय श्रेणी के नेताओं का भी लाभ प्राप्त हुआ, जिन्होंने नेतृत्व पाने के लिए संघर्ष नहीं किया अपितु अपने देश की प्रतिष्ठा के लिए काम किया। भारत की तरफ भी हैदर अली, टीपू सुल्तान, चिनक्लिज खान, माधवराव सिंधिया और जसवंत राव होलकर जैसे प्रतिभाशाली नेतृत्व था, लेकिन उनके साथ प्रायः द्वितीय पंक्ति के प्रशिक्षित कर्मियों का अभाव रहा। सबसे बुरी बात थी कि भारतीय नेतृत्व एक दूसरे के खिलाफ युद्धरत रहते थे। जिस प्रकार वे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते थे, इसके अतिरिक्त वे निजी या राजवंशीय उन्नयन के लिए भी लड़ते थे। भारत की एकता एवं अखंडता के लिए संघर्ष या युद्ध की भावना अभी प्रेरणा उनमें नहीं थी। दोस्तों याद रखिएगा कि जिस समय की भारत की बात हो रही है, भारत उस समय आज के भारत से बिल्कुल अलग था। कई प्रांतों, कई छोटी छोटी रियासतों, कई अलग अलग भूखंडों में बटा हुआ था भारत। आज भारत जो है एक एकता के रूप में बना हुआ है। इसका एकीकरण हुआ था, जो आप बाद में पढ़ेंगे। आगे देखिए कि वित्तीय सुदृढ़ता, पैसों के लिहाज से भी काफ़ी, आर्थिक दृष्टि से भी अंग्रेज़ जो है काफ़ी हद तक मजबूत थे। अंग्रेजी वित्तीय रूप से मजबूत थे क्योंकि कंपनी ने कभी भी व्यापार एवं वाणिज्य के कोण को धूमिल नहीं होने दिया। कंपनी की आय इतनी पर्याप्त थी कि उसने न केवल अपने अंशधारियों का अच्छा लाभांश प्राप्त किया अपितु भारत में अंग्रेज़ों द्वारा लड़े गए युद्धों को वित्तीयन भी किया। मतलब उसके लिए भी उनके पास इतनी आर्थिक थी कि वो भारत में लड़े गए युद्ध के लिए भी पर्याप्त थी। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड शेष विश्व के साथ अपने व्यापार से भी अत्यधिक लाभ अर्जित कर रहा था। धन, वस्तुओं एवं व्यक्तियों के रूप में संसाधनों की एक बड़ी राशि अंग्रेज़ों को ज़रूरत के समय उपलब्ध थी, जिसका श्रेय उनकी समुद्री शक्ति के रूप में सर्वोच्चता को भी जाता है। दोस्तों इसी में क्रम में आगे है कि राष्ट्रवादी अभिमान, कि अपने देश के प्रति वफादार होना। इन सब से ऊपर था आर्थिक रूप से अग्रसर ब्रिटिश लोग भौतिक उन्नयन में विश्वास करते थे और अपने राष्ट्रीय गौरव पर अभिमान करते थे, जबकि कमज़ोर, विभाजित, स्वार्थी भारतीय अज्ञानता एवं धार्मिक पिछड़ेपन में डूबे हुए थे और उनमें अखंड राजनीतिक राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। भारतीयों के बीच इस सांसारिक या भौतिकवादी दृष्टि का अभाव भी अंग्रेजी कंपनी की सफलता का एक कारण था। ये आपने कुल 6 कारण आपने यहाँ पर पढ़े और यही 6 कारण थे जिनके कारण जो है अंग्रेज़ों को सफलता मिली। अब देखिए दोस्तों, अब जो है महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होता है कि अंग्रेज़ों की बंगाल विजय। यहाँ से अब जो है आपका मेन चीज़ शुरू होता है जो एग्ज़ामों में अक्सर पूछा जाता है। ऊपर जो अब तक हम पढ़ रहे थे वो अब राइटिंग में जो है जब मेंस देंगे तब उसमें काम आ सकता है। आगे देखिए, अब शुरू करते हैं। तो देखिए पहला है पॉइंट इसमें कि ब्रिटिश विजय के पूर्व का बंगाल। अब जानेंगे कि अंग्रेज़ों के वहाँ पे स्थापना होने से पहले वहाँ का क्या इतिहास था बंगाल का, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला इसमें दिया है कि मुग़ल शासन के अधीन बंगाल एक सूबा था और बंगाल के नवाब इस पर शासन करते थे। बंगाल के नवाब बंगाल, बिहार और उड़ीसा, हाँ याद रखिएगा कि जो आज का जो बंगाल इसमें बात की जा रही है उसमें बिहार, उड़ीसा और पश्चिम और पूर्व दोनों का बंगाल है। मतलब जो बांग्लादेश का हिस्सा है और हमारा जो बंगाल है वेस्ट बंगाल, ये दोनों मिलाकर बिहार, उड़ीसा, ये सब मिलाकर जो था उसको बंगाल कहा जाता था उस समय। तो देखिए कि बंगाल के नवाब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के शासक थे। 18वीं सदी में बंगाल से यूरोप को निरंतर कच्चे उत्पादों जैसे सोरा, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, रेशम, सूती कपड़े, कढ़ाई, बुनाई के सामान आदि का निर्यात होता था। प्रारंभिक 18वीं सदी में ब्रिटेन को एशिया से होने वाले आयात का 60% सामान बंगाल से ही जाता था। बंगाल की व्यापारिक क्षमताएं ही अंग्रेज़ों के द्वारा इस प्रदेश में ली जाने वाली रुचि की स्वाभाविक कारण थी। वर्ष 1700 में मुर्शीद कुली खां बंगाल का दीवान नियुक्त हुआ और मृत्यु पर्यंत मतलब 1727 तक बंगाल की बागडोर संभाले रहा। दोस्तों इसके बाद उसके दामाद सूजा ने 14 वर्ष तक बंगाल पर शासन किया और इसके बाद 1 वर्ष के अल्प समय के लिए शासन मुर्शीद कुली खां के अयोग्य बेटे के हाथ में आ गया, लेकिन शीघ्र ही अलीवर्दी खां ने उसका तख्ता पलटकर सत्ता हथिया ली और 1756 तक बंगाल पर शासन किया। तो ये तीनों ही शासक बड़े समर्थ और सबल थे और इनके शासनकाल में बंगाल अत्यधिक समृद्ध
हो गया था। दोस्तों, बंगाल में इस समृद्धि के कई अन्य कारण भी थे, जैसे एक ओर जहां शेष भारत सीमावर्ती युद्धों, मराठा आक्रमणों और जाट विद्रोह से ग्रस्त था, और उत्तरी भारत नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से विनष्ट हो चुका था। वहीं बंगाल में कुल मिलाकर शांति बनी रही। दोस्तों, याद रखिएगा कि ज़्यादातर युद्ध में अगर आप लगे रहेंगे तो देश आपका बर्बादी होगा, ये स्वाभाविक सी बात है। इस काल में बंगाल में विदेशी व्यापार की भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 1706 से 1756 तक बंगाल ने अपने निर्यात के द्वारा लगभग 6.5 करोड़ रुपए की चांदी अर्जित की और लगभग 2.3 करोड़ रुपए के सौदे किए थे। दोस्तों, आगे देखेंगे अब हम लोग। आगे देखिए दोस्तों, कलकत्ता की आबादी 1706 में 15,000 थी, जो 1750 में बढ़कर 1 लाख पहुंच गई, और ढाका तथा मुर्शिदाबाद घनी आबादी वाले नगर बन गए। लेकिन समृद्धि की इस जगमगाहट के पीछे की दशा इतनी अधिक निराशाजनक और नाजुक थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह समृद्ध कच्ची ईंटों की दीवार की भांति है, जो तूफान के एक छोटे से झोंके से भरा कर समुद्र में विलीन हो जाएगी। समुद्र में विलीन हो जाएगी। क्या कारण था? तो देखिए, अंग्रेजी कंपनी को विशेषाधिकार देने से बंगाल प्रांत का प्रशासन बेहद नाराज था, क्योंकि इससे प्रांतीय राजकोष को बड़ी हानि उठानी पड़ रही थी। इसलिए अंग्रेजी व्यापारिक हितों एवं बंगाल सरकार के बीच यह मतभेद का मुख्य कारण बना, और 1757 और 1765 की अल्प अवधि के बीच शक्ति का हस्तांतरण धीरे धीरे बंगाल के नवाबों से अंग्रेज़ों को होने लगा। जैसा कि अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाबों को 2 निर्णायक युद्ध में परास्त किया था। वो कौन से थे वो युद्ध, मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे 1757 का आपका प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध। तो ये 2 युद्ध थे जिनके कारण जो बंगाल के नवाबों की शक्ति थी वो उनके हाथ से निकलकर अंग्रेज़ों के हाथ में खिसक गई थी। देखते हैं इसके पीछे के क्या कारण थे। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में। तो देखिए, अलीवर्दी खां बना था, तो अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं थे, तो उसकी 3 बेटियां थीं। तो उसकी जो सबसे छोटी बेटी थी उसका लड़का सिराजुद्दौला था, तो उसी को राजा बनाया जाता है। अब जब ये छोटी बेटी का लड़का बनेगा तो बाकी के 2 लोग लड़ेंगे। तो इसी कारण से क्या हुआ पढ़ते हैं। 1740 में सरफराज खां को अपदस्थ कर अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। वह योग्य शासक था, पर उसका पूरा शासनकाल मराठों से युद्ध में ही गुजर गया। 1756 में उसकी मृत्यु हो गई। उत्तराधिकार के लिए कोई पुत्र न होने के कारण उसकी 3 पुत्रियों के परिवार से किसी को नवाब बनना था। तो विवाद शुरू हुआ, षड्यंत्र भी हुए, और अंततः सिराजुद्दौला छोटी बेटी का लड़का नवाब बना। बड़ी बेटी घसीटी बेगम, राजवल्लभ और एक अन्य बेटी के पुत्र शौकत जंग की शत्रुता का सामना तो सिराज को करना ही पड़ा। इधर कंपनी की उद्दंडता भी बहुत बढ़ गई थी। 1757 से 65 तक बंगाल का इतिहास नवाब से अंग्रेज़ों को राजनीतिक सत्ता के क्रमिक हस्तांतरण का इतिहास है, और इस संक्षिप्त 8 वर्षों के समय के दौरान बंगाल में 3 नवाबों सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम ने शासन किया था। आगे देखिए कि सिराज के कौन कौन शत्रु थे, कैसे उसने निपटारा किया उनका। तो देखिए, सिराज के शत्रु सिराजुद्दौला 1756 में अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब बना। वह इतना अविवेकी था कि राज्य की उन समस्याओं का सामना ही नहीं कर सकता था जिनके समाधान के लिए उसे नवाब बनाया गया था। सिराज के उत्तराधिकार का विरोध उसकी चाची घसीटी बेगम तथा पूर्णिया के सूबेदार उसके चचेरे भाई शौकत जंग ने किया था। नवाब के दरबार में कुछ लोग थे वो भी उसके विरोध में थे, जैसे नवाब के दरबार में जगत सेठ, अमीचंद, राजवल्लभ, राय दुर्लभ और मीर जाफिर एवं कुछ अन्य लोगों का एक शक्तिशाली गुट था, और उन्होंने भी सिराज के उत्तराधिकार का विरोध किया था। मई 1756 में सिराज ने पूर्णिया के विद्रोही नवाब का दमन करने के लिए पूर्णिया की ओर प्रस्थान किया, परंतु जब उसे कलकत्ता में अंग्रेज़ों के अवज्ञाकारी और उद्दंड व्यवहार का पता चला तो वह राजमहल से ही वापस लौट गया था। उसने कलकत्ता पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया, और तदुपरांत उसने पूर्णिया के विरुद्ध प्रभावशाली ढंग से सैनिक अभियान किया था, और शौकत जंग वहां पर पराजित हुआ। कब हुआ था? तो अक्टूबर 1756 में पराजित हुआ, और मनिहारी के युद्ध में वह मारा भी गया। कौन मारा गया? तो शौकत जंग। सिराज के सौभाग्य का सितारा अब अपने चरमोत्कर्ष पर था। इसी समय उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सूबेदारी पर उसकी नियुक्ति का अनुमोदनकारी शाही
फरमान प्राप्त हुआ। किससे? तो यह मुग़ल से प्राप्त हुआ था, क्योंकि अभी तक मुग़ल शक्ति बरकरार थी। चलिए दोस्तों, अब आगे देखेंगे कि अंग्रेज़ों से शत्रुता के साथ क्या कारण थे कि उसने शत्रुता मोल ली। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य विवाद और विच्छेद का वास्तविक कारण अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल में अपनी स्थिति एवं प्रभाव को सुदृढ़ करने से संबंधित उनके प्रयास थे। अंग्रेज़ों ने सिराज की आंतरिक कमजोरी का लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने कलकत्ते की किलेबंदी शुरू कर दी, राजवल्लभ के 2 पुत्र को अपने किले में शरण दे दी और दस्तक का तो वे दुरुपयोग कर ही रहे थे। अपने क्षेत्र में वे बंगाल की संप्रभुता के विरुद्ध भारतीय वस्तुओं पर भारी महसूल वसूल रहे थे, मतलब कर वसूल रहे थे, और सिराज ने अंग्रेज़ों से इन सब के लिए विरोध जताया था। परंतु अंग्रेज़, जो कि दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अपनी सफलता से उत्साहित थे, सिराज के आदेश से विचलित नहीं हुए और अपितु सिराज ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और पहले कासिम बाज़ार पर और फिर 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ों ने फुलता द्वीप पर जाकर शरण ली और इस किले की एक कोठरी में कई अंग्रेज़ों को कैदी बनाकर बंद कर दिया गया, जिससे कई अंग्रेज़ मारे गए और काल कोठरी से जिंदा निकले अंग्रेज़ों को सिराजुद्दौला ने मुक्त कर दिया। ठीक है, तो जो जिंदा बच गए थे उनको बाहर निकाल दिया। सिराजुद्दौला के अंग्रेज़ों से अप्रसन्न रहने का एक कारण यह था कि न्यायदंड के भय से भागे राजवल्लभ के पुत्र कृष्णदास को अंग्रेज़ों ने शरण रखी थी। दोस्तों, ये जो आपने भी काल कोठरी वाला काल पढ़ा, इसको जो है ब्लैक होल घटना के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक छोटे से जगह पर काफ़ी सारे लोगों को बंद कर दिया गया था अंग्रेज़ों को, और क्या कहते हैं, उसमें काफ़ी अंग्रेज़ मर गए थे। लेकिन दोस्तों आगे चलते हैं कि सिराजुद्दौला की जवाबी कार्रवाई से अंग्रेज़ कलकत्ता से भागकर फुलटा द्वीप पर पहुँचे और जब बंगाल से अंग्रेज़ों के निष्कासन की खबर मद्रास पहुँची तो वहाँ से एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज़ी सेना को कंपनी की सहायता हेतु बंगाल की ओर भेजा गया और अंग्रेज़ों ने जनवरी 1757 में फिर से कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और मार्च 1757 में चंद्रनगर पर आक्रमण कर उस पर भी अपना अधिकार कर लिया। दोस्तों, सिराजुद्दौला अल्पवयस्क होने के कारण इन परिस्थितियों से अच्छी तरह निपट नहीं सका और उसने अंग्रेज़ों से अलीनगर की संधि भी कर ली। अंग्रेज़ों ने इस संधि की अवहेलना की और 12 जून को षड्यंत्रपूर्वक दरबारियों से मिलकर क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना भेजी और सिराजुद्दौला ने भी अंग्रेज़ों का मार्ग रोकने के लिए सेना एकत्रित की, लेकिन उसके सेनापति अंग्रेज़ों से मिल चुके थे। सेनापति का नाम मीर जाफर है और 23 जून, याद रखिएगा, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध आरंभ होता है। इस प्रकार सिराजुद्दौला के शासनकाल में कुछ निश्चित कारणों ने अंग्रेज़ों और उसके बीच के रिश्तों को तनावपूर्ण कर दिया था। तो वो कौन कौन से कारण थे? तो देखिए, पहला कारण कि नवाब की आज्ञा के बिना अंग्रेज़ी कंपनी द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी करना। दूसरा कि कंपनी को दिए गए व्यापार अधिकारों का इसके अधिकारियों के द्वारा अपने व्यक्तिगत व्यापार के लिए दुरुपयोग किया गया। और तीसरा कारण है कि कंपनी ने कलकत्ता में राजवल्लभ के पुत्र कृष्णदास को शरण दी और वह नवाब की इच्छा के विरुद्ध विशाल सरकारी धन को लेकर भाग गया। इन कारणों से नवाब सिराजुद्दौला कंपनी के साथ नाराज़ था। कंपनी इस बात को लेकर सिराजुद्दौला के बारे में चिंतित हो गई थी, क्योंकि कंपनी के अधिकारियों को संदेह हुआ कि सिराज बंगाल में फ्रांसीसियों के साथ गठजोड़ करके कंपनी के अधिकारों में कटौती कर देगा। अंग्रेज़ों के कलकत्ता किले पर सिराज के आक्रमण ने खुले संघर्ष को तीव्र कर दिया। अब देखिए दोस्तों, जो सिराज ने अलीनगर की संधि की थी, उसमें कौन कौन से, उसमें क्या चीज़ थे, उसकी क्या भूमिका रही, उसको पढ़ लेते हैं। विशेषता क्या थी? तो यह संधि प्लासी युद्ध के पहले बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच फरवरी 1757 को हुई थी। इसमें अंग्रेज़ों का प्रतिनिधित्व क्लाइव और वाटसन ने किया था। अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लेने के बाद यह संधि की गई थी। इस संधि के द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला के बीच सहमति हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को मुग़ल बादशाह के फरमान के अनुसार व्यापार की सुविधाएं फिर से दे दी गई और कलकत्ता पर अधिकार करने में अंग्रेज़ों को जो क्षति हुई उसका हर्जाना नवाब को
देना पड़ा। दोनों पक्षों ने भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया और अंग्रेज़ों को कलकत्ता में सिक्के ढालने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। दोस्तों, अलीनगर की संधि के शीघ्र बाद ही क्लाइव ने चंद्रनगर पर आक्रमण करके उस पर भी अधिकार कर लिया और इस संधि का महत्व इसलिए भी है कि अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध के लिए तात्कालिक कारण के रूप में अलीनगर की संधि के उल्लंघन को ही मुद्दा बनाया था। दोस्तों, अब देखेंगे प्लासी का युद्ध किस कारण से लड़ा गया। प्लासी के युद्ध के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच में हुई थी। सिराजुद्दौला की सेना की संख्या लगभग 50,000 थी और अंग्रेज़ों की सेना की संख्या मात्र 3200 थी, परंतु सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर के षड्यंत्र में शामिल होने के कारण सेना के एक बड़े हिस्से ने युद्ध में भाग ही नहीं लिया और जब सिराजुद्दौला को पता चला कि उसके बड़े बड़े सेनानायक मीर जाफर और दुर्लभ राय विश्वासघात कर रहे हैं तो वह अपनी जान बचाकर युद्ध क्षेत्र से भाग गया। युद्ध क्षेत्र में भागकर सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद पहुंच गया और फिर वहां से अपनी पत्नी के साथ पटना भाग गया। कुछ समय पश्चात मीर जाफर के पुत्र ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी और इस प्रकार अंग्रेज़ों का षड्यंत्र सफल रहा। दोस्तों, इसके बाद क्या होता है कि षड्यंत्र का इनाम तो मिलना ही था, तो मीर जाफर एवं मीर कासिम तथा अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से इन्हीं तीनों की कहानी शुरू होती है। तो देखिए, अब षड्यंत्र के रूप में जो इसको इनाम मिला वो था मीर जाफर को बंगाल की गद्दी दे दी गई। मीर जाफर बंगाल का नया नवाब बना और प्लासी की लड़ाई से पूर्व ही क्लाइव ने मीर जाफर को नवाब का पद देने का वादा किया था। यह सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेज़ों की सहायता का उपहार था और कंपनी को नवाब ने अपनी कृतज्ञता के रूप में बंगाल, बिहार और उड़ीसा से मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी। कलकत्ता के पास 24 परगना की जमींदारी भी अंग्रेज़ों को मिल गई। ब्रिटिश व्यापारियों एवं अधिकारियों को निजी व्यापार पर भी कर से मुक्ति मिल गई। ये सारी बातें तो सार्वजनिक रूप से हुई, ठीक है, सार्वजनिक रूप में हुई, लेकिन मीर जाफर को अपने अंग्रेज़ मित्रों के द्वारा किए गए समर्थन के लिए भारी रकम अदा करनी पड़ी, परंतु मुर्शिदाबाद के सरकारी कोष में क्लाइव और उसके अन्य साथियों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त धन न था। मीर जाफर ने अंग्रेज़ों को नजराने एवं हर्जाने के रूप में लगभग 17,50,000 रुपये अदा किए और मीर जाफर जैसे ही सत्तासीन हुआ उसने तुरंत निम्नलिखित गंभीर समस्याओं का सामना किया। वो समस्याएँ कौन कौन से थे? तो देखिए, मिदनापुर के राजा राम सिन्हा तथा पूर्णिया के अली खां जैसे जमींदारों ने उसे अपना शासक मानने से इनकार कर दिया। दूसरा है कि उसको अपने कुछ अधिकारियों विशेषकर दुर्लभ राय की वफादारी पर संदेह था और उसे विश्वास था कि दुर्लभ राय ने जमींदारों को उसके विरुद्ध विद्रोह के लिए उकसाया था, परंतु दुर्लभ राय क्लाइव की शरण में था, इसलिए वह उसको छू भी नहीं सका। तीसरा है कि मुग़ल बादशाह का पुत्र, जो बाद में शाह आलम द्वितीय के नाम से जाना गया, उसने बंगाल के सिंहासन पर अधिकार करने का प्रयास किया था। और देखिए, आगे एक अन्य कारण भी है कि अंग्रेजी कंपनी का ऐसा विचार था कि मीर जाफर डच कंपनी के सहयोग से बंगाल में अंग्रेज़ों के बढ़ते प्रभाव में कटौती करने की कोशिश कर रहा था। इस बीच जाफर के पुत्र मीरान की मृत्यु के कारण उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर फिर एक विवाद पैदा हो गया और मीरान के पुत्र और मीर जाफर के दामाद मीर कासिम के बीच इसके लिए संघर्ष हुआ कि कलकत्ता के नए गवर्नर वांसीटाट ने मीर कासिम का पक्ष लिया था। वांसीटाट के साथ एक गुप्त समझौते के द्वारा मीर कासिम कंपनी का पक्ष लिया, ठीक है। तो वांसीटाट के साथ एक गुप्त समझौते के द्वारा मीर कासिम कंपनी को आवश्यक धन अदा करने के लिए एक शर्त पर सहमत हुआ और यदि वे बंगाल के नवाब के लिए उसके दावे का समर्थन करें। तो दोस्तों, किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने जो है अपने ही क्या कहते हैं फ़ायदे के लिए आपस में ही इन लोगों का साथ दिया और किस तरह से क्या कहते हैं सत्ता पर कब्जा किया। देखिए, वांसीटाट ने मीर कासिम का सहायता की और उसको धन और अपार सहयोग देने का वादा किया, तो मीर जाफर को हटा के तुरंत मीर कासिम को नवाब का पद दे दिया जाता है। मीर कासिम अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य था तथा अंग्रेज़ों की चाल भली भांति समझता था, इसलिए सत्ता को प्राप्त करने के बाद मीर कासिम ने 2 महत्वपूर्ण कार्य किए, आपको याद रखने चाहिए। अपनी पसंद के अधिकारियों के साथ उसने नौकरशाही का पुनर्गठन और सेना के कौशल तथा क्षमता को बढ़ाने के लिए उसमें सुधार भी किया। अगला है कि कलकत्ता में स्थित कंपनी से सुरक्षित दूरी को बनाए रखने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। याद रखिएगा कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित क्या कहते हैं कहाँ गया, हाँ,
मुर्शिदाबाद से मुंगेर में हस्तांतरित कर दिया और फिर उसने व्यापार में कंपनी द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं के विरुद्ध कदम उठाने का शुरू किए। उसने शाही फरमान के व्यक्तिगत उपयोग पर कड़ी आपत्ति की और 1762 के अंत में मुंगेर में अंग्रेज प्रतिनिधि वांसी टाट ने मीर कासिम से संधि की। इसमें अंग्रेज़ों से ली जाने वाली चुंगी की राशि 9% रखी गई, पर कलकत्ता की काउंसिल ने इस संधि को अस्वीकार कर दिया। मुक्त व्यापार वे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे और मीर कासिम जब इस बात से अवगत हुआ तब उसने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए भारतीय व्यापारियों को भी कर मुक्त व्यापार करने की आज्ञा दी। अंग्रेज़ों ने मीर कासिम के इस कदम को अपने लिए अपमानजनक माना और 9 जुलाई 1763 को बर्दवान के निकट कहवा में, 2 अगस्त 1763 को मुर्शिदाबाद जिले में गिरिया में तथा 4-5 सितंबर 1763 को राजकमल के निकट उद्दनौला में अंग्रेज़ों के हाथों पराजित होने के बाद मीर कासिम मुंगेर की तरफ भागा और तदुपरांत पटना की ओर भाग गया। मीर कासिम अंग्रेज़ों से बंगाल को हासिल करने के विचार से अवध की ओर भागा और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, ठीक है, शुजा-उद-दौला ये अवध का नवाब था, और मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ एक संधि कर ली। दोस्तों ये तीनों मिलकर शुजा-उद-दौला और मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय सब मिलकर जो है आगे इस बक्सर का युद्ध लड़ते हैं। कब होता है? तो ये बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। अवध आकर मीर कासिम ने वहाँ के नवाब शुजा-उद-दौला और शरणार्थी मुग़ल शहंशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक संघ बनाया और शीघ्र ही शक्ति परीक्षण भी हो गया। दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में युद्ध प्लासी की तर्ज पर नहीं, बिल्कुल तैयारी और अपनी अपनी क्षमता के साथ हुआ और इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने अपने रण कौशल का परिचय दिया। दक्षिण में फ्रेंच सेना के विरुद्ध उनके अभियानों के अनुभव काम आए और वांडीवास में 1760 में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को करारी हार दे दी थी और मीर कासिम का संघ बुरी तरह पराजित हुआ और इस युद्ध में उत्तर भारत की प्रत्येक संभावनाओं को अंग्रेज़ों ने कुचल दिया और मुग़ल शक्ति की बची हुई साख भी धूल में मिल गई, क्योंकि शाह आलम द्वितीय ने भी इस युद्ध में भाग ले लिया था। आगे देखिए कि युद्ध के बाद 1765 में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर बैठा और उसने बक्सर युद्ध के समझौते के मसौदे तैयार किए। मुग़ल शहंशाह से बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। दोस्तों परंतु क्लाइव के आने से पहले मीर जाफ़र की मृत्यु हो चुकी थी। फरवरी 1765 में उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके बेटे नजीमुद्दौला को अंग्रेज़ों ने नवाब की गद्दी पर बिठाकर उसके साथ संधि कर ली थी। नवाब की सेना प्रायः भंग ही कर दी गई थी और बंगाल में एक नायाब सूबेदार का प्रावधान किया गया, जिसकी नियुक्ति कंपनी द्वारा होनी थी। मोहम्मद रजा खां बंगाल का पहला और अंतिम नायाब सूबेदार बना था। तो दोस्तों ऊपर देखिए कि जो शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय थे वो दोनों भी युद्ध में हार चुके थे, तो उनके साथ भी संधि की गई। तो देखिए दोस्तों इसी में जो एक संधि पढ़ेंगे, इलाहाबाद की संधि 1765 को। 1765 में बंगाल के गवर्नर के रूप में क्लाइव वापस आया और उसने स्वयं को अपूर्ण कार्य को पूरा करने अर्थात वह अंग्रेज़ों को बंगाल में सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति बनाने में जुट गया। उसने 1765 में 2 संधियाँ, एक मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ और एक दूसरी नवाब अवध के नवाब के साथ, जो इलाहाबाद में दोनों से की थी। तो देखिए दोस्तों अवध के साथ जो संधि हुई उसमें क्या विशेषता थी, तो देखिए नवाब और अंग्रेज़ों के बीच हुई संधि के अंतर्गत नवाब इलाहाबाद एवं कोरा शाह आलम द्वितीय को देने, कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देने, बलवंत सिंह बनारस का जमींदार को उसकी एस्टेट का पूर्ण अधिकार देना और ज़रूरत के समय कंपनी को सैन्य सहायता देने पर सहमत हुए। बदले में नवाब के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया गया और कंपनी उसकी सीमाओं की रक्षा करने हेतु सैनिक मदद देने पर राजी हो गई। आगे है कि शाह आलम द्वितीय के साथ संधि, कौन सी संधि हुई, तो देखिए शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज़ों के बीच संधि के अंतर्गत निम्न निर्णय लिए गए। पहला था कि शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में आ गया था। दूसरा, इलाहाबाद और कारा नवाब द्वारा दिए गए मुग़ल शासक को सौंप दिए गए और तीसरा है बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई। इसके लिए कंपनी द्वारा बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए का भुगतान करना निर्धारित किया गया। आगे देखिए कौन कौन सी थी संधि की विशेषता जो शाह आलम द्वितीय के साथ की गई। तो हमने 3 पढ़ा, अभी एक चौथा देखते हैं कि अंग्रेज़ों की दीवानी
के अधिकार और बंगाल के राजस्व या वित्तीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। और आखिरी था कि मुगल शासक ऊपरी लिखित प्रांतों में निजामत मतलब प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देने पर सहमत हुआ। सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था और न्याय के प्रशासन का उत्तरदायित्व नवाब के हाथों में था, लेकिन बक्सर के युद्ध के पश्चात नवाब की सैनिक शक्ति वास्तव में मृतप्राय हो गई थी और कंपनी को दीवानी मिल जाने के बाद नवाब की शक्ति पूर्णतः समाप्त हो गई। अब देखिए दोस्तों कि प्लासी एवं बक्सर की युद्ध का क्या महत्व था, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए कि अंग्रेज़ों ने प्लासी 1757 और बक्सर 1765 के यहाँ 64 होगा, बक्सर 1764 के दोनों युद्धों में निर्णायक विजय प्राप्त करके बंगाल में अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित की। कुल मिलाकर अंग्रेज़ों की इन दोनों लड़ाइयों में विजय के अतिरिक्त उनका कुछ निश्चित महत्व भी था। जैसे प्लासी का युद्ध का महत्व ये था कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों की विजय का बंगाल के इतिहास पर विशेष प्रभाव हुआ, जैसा कि अंग्रेज़ों की इस विजय से बंगाल के नवाब की स्थिति कमज़ोर पड़ गई और भले ही यह विजय विश्वासघात यानी किसी साधन से प्राप्त की गई हो। अन्य है कि बाह्य रूप से सरकार में कोई अधिक परिवर्तन नहीं हुआ था और अभी भी नवाब सर्वोच्च अधिकारी था, लेकिन व्यवहारिक रूप से कंपनी के प्रभुत्व पर निर्भर था और कंपनी ने नवाब के अधिकारियों की नियमित नियुक्ति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। आगे देखिए कि अगला कारण भी है, इसका महत्व है कि नवाब के प्रशासन की आंतरिक कला स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगी और अंग्रेज़ों के साथ मिलकर विद्रोहियों के द्वारा किए गए षड्यंत्र ने अंततः प्रशासन की शक्ति को कमज़ोर किया था। आगे देखेंगे कि वित्तीय उपलब्धि के अतिरिक्त अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी और डच कंपनियों को कमज़ोर बनाकर बंगाल के व्यापार पर सफलतापूर्वक अपनी हिस्सेदारी को स्थापित कर लिया था। अब देखिए दोस्तों बक्सर के युद्ध का क्या महत्व था, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए बक्सर की लड़ाई के माध्यम से अंग्रेज़ों ने बंगाल पर पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। वास्तव में हस्तांतरण की इस प्रक्रिया का प्रारंभ प्लासी की लड़ाई से हुआ था और इसकी चरम परिणति बक्सर के युद्ध में हुई। बक्सर की लड़ाई ने बंगाल नवाब के भाग के सूर्य को अस्त कर दिया और अंग्रेज़ों को बंगाल में एक शासक शक्ति के रूप में उदय हुआ था। दोस्तों मीर कासिम ने बादशाह आलम और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध सफलतापूर्वक एक संघ का गठन किया और यह संघ अंग्रेज़ों के सम्मुख असफल रहा। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत ने ब्रिटिश शक्ति की सर्वोच्चता को सिद्ध कर दिया और उनके विश्वास को अधिक सशक्त भी किया था। दोस्तों यह विजय केवल अकेले मीर कासिम के विरुद्ध न थी, अपितु मुगल बादशाह और अवध के नवाब के विरुद्ध भी थी और इस विजय ने भारत में अंग्रेज़ों के शासन की स्थापना का मार्ग दृढ़ किया था। दोस्तों इस प्रकार प्रारंभिक स्तर पर अंग्रेज़ों की रुचि बंगाल के संसाधनों और बंगाल की व्यापारिक क्षमताओं का उपयोग करके एशिया के व्यापार पर अपनी इजारेदारी कायम करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी और इसके अधिकारियों की बढ़ती यह व्यापारिक रुचि थी जिसके कारण नवाबों के साथ संघर्ष ने जन्म लिया। बंगाल की राजनीति में अंतर्निहित कमजोरी ने अंग्रेज़ों को नवाब के विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त करने में बड़ी मदद की और विभिन्न गुटों के शासकों से अलगाव ने बाह्य शक्तियों की व्यवस्था तोड़ने को प्रेरित किया। अब देखिए दोस्तों एक जो अब महत्वपूर्ण काल शुरू होता है 1764 में बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ, इलाहाबाद की संधि भी हो गई। अब जो है बंगाल में द्वैत शासन शुरू होता है जो 1765 से 72 के बीच में होता है। तो दोस्तों अब हम लोग बंगाल में द्वैत शासन को पढ़ेंगे। तो देखिए बक्सर के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की जिसमें दीवानी मतलब क्या है कि राजस्व वसूलने और निजामत मतलब कि पुलिस और न्यायिक कार्य जो थे वो दोनों कंपनी के नियंत्रण में आ गए थे। कंपनी ने दीवान के रूप में दीवानी अधिकारों का और डिप्टी सूबेदार को नियुक्त करके निजामत अधिकारों का प्रयोग किया। कंपनी ने मुगल शासक से दीवानी कार्य हासिल किए और निजामत कार्य बंगाल के सूबेदार से प्राप्त कर लिए। दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग द्वैत शासन इसलिए कि प्रशासनिक दायित्व तो बंगाल के नवाब पर था जबकि राजस्व वसूली का दायित्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर था। प्रशासन की रीढ़ अर्थ या वित्त होता है किंतु 1765 के अगस्त महीने में स्थापित द्वैत शासन व्यवस्था के अनुसार वित्त अर्थात कर वसूली का अधिकार कंपनी को मिला जबकि प्रशासन नवाब
के हाथों में बने रहने दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि नवाब और कंपनी दोनों ही अलग अलग स्वतंत्र सत्ता थी और दीवानी का अधिकार प्राप्त हो जाने से कंपनी की स्थिति में आमूल परिवर्तन हो गया। दीवानी का कार्य मालगुजारी के साथ साथ आंशिक स्तर पर न्याय करना भी था। रॉबर्ट क्लाइव ने दीवानी का भार बंगाल में मोहम्मद रजा खां तथा बिहार में राजा सिताब राय नामक 2 भारतीय अधिकारियों को सौंपा और प्रमुख दीवानी कार्यालय मुर्शिदाबाद और पटना में स्थापित किए गए। शासन प्रबंध और फौजदारी के मामलों को सुलझाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को 53 लाख रुपए वार्षिक देना निश्चित किया। उस समय बंगाल का नवाब अल्पवयस्क था, इसलिए मोहम्मद रजा खां को नायब सूबेदार की संपूर्ण शक्ति सौंप दी गई और अब नवाब नाम मात्र का शासक रह गया। इस तरह कंपनी ने प्रशासन पर भी अपना प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर लिया। दोस्तों, द्वैत शासन के दोष क्या थे उसको भी पढ़ना जरूरी है। तो देखिए, रॉबर्ट क्लाइव एक कुशल सेनापति के साथ साथ अच्छा प्रशासक और सफल कूटनीतिज्ञ भी था। उसने द्वैत शासन की स्थापना कर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी शक्ति को सुदृढ़ आधार प्रदान किया और इस शासन प्रबंध से कंपनी की आय में 30 लाख पाउंड की वृद्धि हो गई। किंतु इस अवस्था के लागू होने के कुछ दिनों बाद ही इसमें अनेक प्रकार के दोष समाहित होने लगे। व्यवहारिक दृष्टि से द्वैत शासन का प्रबंध पूर्ण रूप से असफल रहा तथा इसके परिणाम बुरे निकले। एक ओर प्रशासन का पूरा दायित्व उठाने में नवाब असमर्थ था, क्योंकि एक तो वह आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर था और दूसरी कंपनी का उस पर नियंत्रण था, जबकि दूसरी ओर अंग्रेजी कंपनी के हाथों में शक्ति थी तो उसके पास प्रशासन का कोई दायित्व नहीं था। तो पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर, ये 2 चीज़ें आपने सुनी होंगी। आगे देखिए कि कंपनी ने अधिक से अधिक धन की उगाही को ही अपना लक्ष्य निर्धारित किया। प्रशासन ठीक चल रहा है या नहीं, इस बात की ओर ध्यान देने वाला कोई भी नहीं था और प्रशासन के प्रति नवाब और कंपनी की इस उपेक्षा का शिकार जनता को होना पड़ा। नवाब की शक्ति सीमित होने के कारण कंपनी के अधिकारी नवाब की आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगे और राजस्व वसूली के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त जमींदारों ने कृषकों का अमानवीय शोषण कर दिया था। इससे जनसाधारण की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। व्यापार की स्थिति भी बदतर हो गई। कंपनी के अधिकारियों द्वारा किए गए अत्याचारों का नकारात्मक प्रभाव बंगाल के उद्योग धंधों पर भी पड़ा और यहाँ का कुटीर उद्योग धीरे धीरे बंद हो गया और शिल्पियों ने या तो अन्य व्यवसाय अपना लिए या तो बेरोजगारी का जीवन जीने के लिए बाध्य हो गए। दोस्तों, द्वैत शासन का अंत कब होता है इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन प्रबंध की स्थापना को इसलिए महत्व दिया था क्योंकि उस समय बंगाल जैसे विशाल प्रांत का संपूर्ण शासन प्रबंध अपने हाथों में लेने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त अधिकारी नहीं थे। क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत शासन को 1772 में वारेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि इसने अंत किया था, तो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया। द्वैत शासन की समाप्ति का आधार हेस्टिंग्स ने इस व्यवस्था के दोषों के निराकरण को बताया और उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नायब दीवान मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदमुक्त कर दिया और शासन का संपूर्ण दायित्व अपने हाथों में ले लिया था। तो यहाँ से अब दोस्तों नवाब पद समाप्त हो गया। हेस्टिंग्स ने मुर्शिदाबाद और पटना के राजस्व बोर्ड को समाप्त कर कलकत्ता में एक राजस्व परिषद की स्थापना की और देशी समाहर्ताओं मतलब कलेक्टरों के स्थान पर अंग्रेजी समाहर्ताओं की नियुक्ति की। हेस्टिंग्स ने बंगाल के नवाब को शासन कार्य से पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया तथा उसके लिए 16 लाख रुपए वार्षिक की पेंशन निश्चित कर दी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया तथा भारत की तत्कालीन सभी प्रेसिडेंसियों का शासनभार उसके हाथ में सौंप दिया गया। तो यहीं से जो है केंद्रीकृत सिस्टम की शुरुआत होती है। 1773 में वारेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। याद रखिएगा, 1773 में वारेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर बनाया गया, गवर्नर जनरल, और इस तरह से बंगाल भारत में ब्रिटिश राजनीति का केंद्र बन गया और कंपनी ने यहीं से अपना साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया शुरू की। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आज हमने बंगाल विजय के बारे में पढ़ा और काफ़ी सारे अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़े। कल से हम लोग पढ़ेंगे मैसूर विजय के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा ये आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।